रिपोर्ट। तो चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अश्विनी शाही हैं। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह निषाद साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता डॉक्टर के त्रिपाठी जी, स्वागत सर आपका। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अश्विनी जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है राहुल गांधी ने। कल भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया और यह न्याय यात्रा आम जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बोझ से निकालने के लिए थी। और आज राहुल गांधी नागपुर से कहते नजर आ रहे हैं कि एक समय था आजादी से पहले जब राजाओं महाराजाओं का और अंग्रेजों का एक छत्र शासन चलता था, और आज भी वही हाल है। बीजेपी कुछ उसी तरह से ही पूरा देश चला रही है कि कांग्रेस की आरएसएस मुख्यालय से तमाम ऐलान कर दिए जाते हैं और एक दो लोग ही बैठकर पूरे देश का फैसला लेते हैं। मेरिट के आधार पर चीजें नहीं होती। और बीजेपी के कई एमपी खुद निजी तौर पर राहुल गांधी के संपर्क में हैं, कह रहे हैं कि भाई अब सहा नहीं जाता। कुणाल जी, हो सकता है राहुल जी के संपर्क में हो, अच्छी बात है। ये राजनीतिक दल के लोग हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो आपने कहा बम फोड़ दिया, उन्होंने बम जरूर फोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के 56 सालों के शासन में बम फोड़ा है। आज जो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं, क्या 56 सालों में कांग्रेस इस देश को न्याय नहीं दे पाई थी? बहुत बड़ा बम है, बहुत बड़ा सवाल है। ना सामाजिक न्याय नहीं दे पाए, आर्थिक न्याय नहीं दे पाए। आपने क्या दिया देश को? आप कहते हैं हमने तो बहुत कुछ दे दिया। तो आज आप उसी की यात्रा कर रहे हैं। भाई हम तो इधर 9 साल से हैं, 6 साल पहले थे, तो 15 साल में तो हमने ऐसा नहीं कर दिया। बीच में 10 साल आप भी आ गए, उसको सुधार लिए होते। यानी कि जड़ ही खराब है हिंदुस्तान में। ना ये सामाजिक न्याय दे पाए, ना आर्थिक न्याय दे पाए। सारी विषमताओं की जड़ कांग्रेस है। और उसके आखिरी चश्मो चिराग माननीय राहुल जी आज भाषण दे रहे थे। उन्होंने क्या कहा? मैंने भी उनका भाषण सुना, आपने भी सुनाया, लेकिन उसके बाद पहले मैंने भी सुना। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस की देन है कि दलितों में अब छूने नहीं पाते थे। ये आरएसएस की देन है। अब बता दीजिए, राजा 500-600 पहले थे। अरे भाई, राजा 500-600 पहले थे तो आपने एक बार भी कहीं पटेल जी का नाम लिया कि माननीय पटेल जी ने उसका विलय कराया? नहीं लिया नाम। पटेल जी का नाम उन्होंने मंच से नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ गांधी जी, नेहरू जी, यही 2 नाम लिए। नहीं, वो तो कहते नजर आए कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बीजेपी आरएसएस दूर दूर तक कहीं अस्तित्व में नहीं थे। जब देश आजाद हो गया, अस्तित्व में आ गया, आरएसएस तिरंगे को सलामी तक नहीं देती थी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तो स्पष्ट यही कहना था ना कि जो अंग्रेजों ने किया फूट डालो, राज करो। आप भी वही कर रहे हैं। 2 तरह की विचारधाराएं आपने देश में पैदा कर दी हैं, एक राष्ट्रवाद की और एक ऐसा व्यक्ति जो अगर बीजेपी का साथ नहीं देता तो वो राष्ट्रवादी नहीं है। लड़ा दो आपस में। अब इस एलिगेशन को बीजेपी कैसे देखती है? कुणाल जी, वो दिख रहा है राष्ट्रवाद कहां पर है और कहां पर नहीं है। अब आप ये बताइए, जब हमारा देश जो है आजाद हुआ, उसके बाद धारा 370 लगाई गई। वहां लिखा हुआ था ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं हटाया? और हटा तो वो देश हित में था या नहीं था? अगर देश हित में था तो भाई आपको पहले हटाना चाहिए था, या उसका विरोध नहीं करना चाहिए था। तो कौन गया कोर्ट? माननीय सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई। मनीष तिवारी जी ने मुकदमा लड़ा उसका। तो देश का विरोध कौन कर रहा है? ये सामने दिख गया। अगर कोई भी काम आप करते हैं तो उसका विरोध करने का काम करना चाहिए। विरोधी दल है, मगर कहीं भी अगर एक पुरानी बिल्डिंग तोड़कर हम लोगों ने तोड़ी नहीं गई, छोड़कर हम लोगों ने जो है नया सदन बनाया, उसका भी विरोध किया। सिंगोल आया, सिंगोल का विरोध किया। अब देखिए, उन्होंने संविधान की बात की, संविधान पर से जो राजा महाराजाओं की बात की। हम वही कह रहे हैं, नेहरू जी ने उसकी नींव रखी। राम जी का जो चित्र था पुष्पक विमान वाला, वो मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रामराज की बात करता था, वो हटाया उन्होंने। नहीं सर, वही तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज तो वही है ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी अगर आ गई फिर से सत्ता में या आरएसएस आ गई तो देश में सनातन का राज होगा। सैम पिट्रोदा ने जो कल कहा वो भी अपने आप में चौंकाने वाला था कि फिर आखिरकार। कुणाल जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। कुणाल जी, मैं एक लाइन में पूरी कर लेता हूं तो आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए,
इन लोगों ने राजा महाराजाओं का, संजय गांधी का और इंदिरा गांधी का जमाना आपने देखा है कि नहीं? बड़े बड़े नेता आज भी जिंदा हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे, चप्पल लेके दौड़ा करते थे। वो कौन सी रानी थी, वो कौन से राजा थे? कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में राजाओं का वो था। 9 साल अभी हुआ है कांग्रेस को सत्ता से दूर रहते हुए। हर सीट के पीछे एक बारकोड लगा था, 1138, 138, 11,038 कटोरा आ गया हाथ में, कटोरा कांग्रेस में आ गया। अब डर है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 47 तक का जो प्लान करके चल रही है तो हम तो खत्म हो जाएंगे, देश से बाहर हो जाएंगे, कांग्रेस को इतिहास में पढ़ाया जाएगा, ये स्थितियां आएंगी। और सैम पित्रोदा जी जो बात कहते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान में अगर वो रहते तो यहाँ के लोकतंत्र की बात करते, यहाँ के परंपराओं की बात करते। वो कुंवर सिंह निषाद जी जो तमाम बातें यहाँ अश्विनी शाही जी ने जो कही उसे आप किस तरह से देखते हैं? और एक चीज बता दीजिए सर कि जो भारत न्याय यात्रा आप अब शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का स्टेज 2 जिसे नया नाम दिया गया है, अगर वाकई में देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो आपकी पार्टी की सरकारें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव क्यों हार गई? आप तो पिछले 5 सालों से वहां पर सत्ता में थे, वहां के लोगों को आपने न्याय क्यों नहीं दिया? अगर दे दिया होता सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार पर तो शायद उन स्टेट से आपको वो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। आप कह देते कि भाई ये स्टेट्स बहुत सेफ है, लेकिन आपने उन तीनों स्टेट्स को फिर चुना है जहां पर आप नए नवेले तौर पर हार गए हैं। उड़ान जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आप उन पत्रकारों में से हैं जो बुनियादी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। वास्तव में इस तरह की बहस बहुत कम देखने को मिलती है कि लोग रोटी कपड़ा मकान पर बुनियादी मुद्दों पर बात करें। जी ठीक है सर। राहुल गांधी जी अभी कुछ मीडिया को कोस रहे थे और आप धन्यवाद दे रहे हैं, बड़ा कंट्राडिक्टरी हो गया है। आप ही बोल रहे हैं फिर श्रीमान, फिर मेरी जरूरत क्या है? ठीक है कुंवर जी प्लीज आप ही कह लीजिए। ठीक है, नहीं बीच में डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे वो, ठीक है सर, आपको पूरा टाइम है, जितना टाइम उनको दिया उतना पूरा आपको है। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज जिस विषय की शुरुआत की है कि आरएसएस इस देश के तिरंगे झंडे का अपमान करती है, ये कोई नई बात नहीं है। तिरंगे झंडे के 1930 से लेकर आज तक आरएसएस ने कभी अपनाने का प्रयास नहीं किया। तिरंगे झंडे से इनकी नफरत पुरानी है, क्योंकि भाई इनको तो वो जो फिरंगियों का झंडा था वो प्यारा था। ये तो आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जब इस देश में बड़े आंदोलन आजादी के चले, उस समय पे आरएसएस इस देश के खिलाफ काम कर रहा था। उसी समय पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो इनसे राष्ट्रवाद की जब ये बात करते हैं तो लगता है कोई चोर डकैत आके संत महात्मा की जैसी भाषा में बात कर रहा है। इसलिए इनके मुंह से राष्ट्रवाद की बातें शोभा नहीं देती। और बीच में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बड़ा जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इनके पास अपने जो महानुभाव हैं गोलवलकर, हेडगेवार, उनके लिए कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो देश विरोध में काम किया था। तो खींच के कांग्रेस से बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पटेल साहब को लाते हैं। वही पटेल साहब जिन्होंने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था गांधी जी की हत्या के बाद, और बड़े समझौते के बाद में वो प्रतिबंध हटा। और रही बात राहुल गांधी जी की यात्रा की, राहुल गांधी जी इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा, यह न्याय यात्रा युवाओं के लिए है, यह न्याय यात्रा किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, रोजगार के लिए है, महंगाई के मुद्दे पर है, शिक्षा के मुद्दे पर है। इन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और लगातार हम उन मुद्दों पर काम भी कर रहे हैं। साथ में ये न्याय यात्रा यह बताने के लिए सर मेरे 2 सवाल है महत्वपूर्ण, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत न्याय यात्रा तक 2 महत्वपूर्ण सवाल। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए या इंडिया जोड़ो यात्रा करनी चाहिए जो आपके घटक दल है? और दूसरा सवाल कि जो भारत न्याय यात्रा है, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी पार्टी को जो इंडिया अलायंस में जो स्पेस है उसको वहां पर न्याय दिला देना चाहिए? क्योंकि आपने देख लिया ना कि जेडीयू और आरजेडी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 बांट ली, 6 आपको दे दी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बोल चुकी है कि भाई सारी सीटों पर हम इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने तो आपकी जो खुद की पार्टी है वो पंजाब की जो सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर भी आप अपना पूरा पासा फेंक चुके हैं। अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाई 70 तो हम लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस अपना देख ले कि भैया अपना वोट बैंक कितना, उस हिसाब से वो लड़ ले। तो आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे, आम जनता को कैसे दिला पाएंगे?
कुणाल जी, विषय ये नहीं है कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी और हमारे सहयोगी गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जम्मू कश्मीर से शुरुआत करेंगे और दक्षिण भारत के राज्यों तक आपको यह कहीं कम कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी हर राज्य में आपको देखने को मिलेगी। हर राज्य में कहीं कम पर लड़ेंगे, कहीं ज्यादा पर लड़ेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर जो सरकार बनाई थी, उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, नहीं दे पाए। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, नहीं कर पाए। उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, नहीं कर पाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का झूठा वादा किया। सर एक सेकंड प्रभु एक सेकंड। 2014 का सर रोना कब तक कांग्रेस पार्टी रोती रहेगी ना। 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे जैसे शिगुफों पर गेम प्लान कर दिया, तो फिर आप क्यों नहीं खेल पा रहे हैं सर। 2014 के बाद कितने चुनाव निकल गए। 2014 निकल गया, 2017 निकल गया, 2019 निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, 2024। सर कितना रोना रोएंगे सर। ठीक है कुणाल जी, इस पर बहस करना बंद कर देते हैं। हम तो बहस करेंगे जीएसटी पर कि भाई जीएसटी लगाने के बाद इस देश को बर्बाद आपने क्यों कर डाला। हम तो बात करेंगे नोटबंदी की। नोटबंदी करने के बाद इस देश को क्या लाभ हुआ। हम तो बात करेंगे किसानों की कि आपने जब अपना कानून वापस ही लेना था तो 750 किसानों की बलि क्यों चढ़ा दी। हम तो बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के झूठ की कि आपने बार बार झूठ बोलकर जनता को कब तक गुमराह करना है। नमामि गंगे की भी बात करेंगे, हम मोदी जी के जुमलों की भी बात करेंगे। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम मुद्दों पर कांग्रेस स्टिक रहेगी। ठीक है, डॉक्टर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता है। त्रिपाठी सर, किस तरह से जेडीयू देख रही है, क्योंकि लोग सुबह से लेकर शाम तक ये तमाम आरोप लगाते रहे कि भाई शिवसेना और एनसीपी के बाद अगला नंबर जेडीयू का है, जहां पर जो दो धड़ों में जेडीयू बंटती नजर आएगी। अब लल्लन सिंह और नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी में फूट नहीं है और हम तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सर। कुणाल जी देखिए, मैं आपके सम्मानित चैनल से बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जेडीयू में कहीं कोई फूट, कहीं कोई दरार, कहीं कोई इस तरीके की ये मीडिया की उपज है। ठीक है, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का जो बयान आया है वो आप सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा ताकत है कि उन्होंने कहा है कि कहीं हम जनता दल यू में सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो माननीय नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा वो हम सब मानने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि अगर विपक्षी एकता का सूत्रधार का काम जो किया है माननीय नीतीश कुमार ने किया। आज माननीय नीतीश कुमार ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए 4 बड़े ही सकारात्मक मीटिंगें हुई हैं। उन मीटिंगों का ये लाभ है कि आज भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी मुद्दे हैं वो जनता में कहीं स्वीकार्य नहीं है। जो मुद्दा हमारी जनता का है वो महंगाई का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और उसके साथ साथ किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ सोचने की बेबस कर। वहां तो मुद्दा उन्होंने ये दे दिया है कि जो हमारी जो राष्ट्रवाद में जो विश्वास रखते हैं वही भाजपा ही है, वही हमारा एजेंडा है। तो हमारे यहाँ जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने जा रहा है, जिसमें हमने ये पहले से तय कर रखा है कि जो कांग्रेस है वो सबसे अहम पार्टी होगी, सबको लीड करेगी, क्योंकि 200 ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे अहम पार्टी वो लीड करेगी। तो दिल्ली में हुई ये बैठक के बाद नीतीश कुमार जी जल्दी क्यों चले गए थे? लोग तो यही कह रहे हैं, कयास तो ऐसे निकाले गए कि वो नाराज हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को प्रोजेक्ट करने के तो बाद। देखिए कुणाल जी, ये तो सब मीडिया के ऊपर से कहाँ नाराज है नीतीश कुमार जी। अगर नाराज होते वो तो सूत्रधार रहे भाई, वो तो इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट देखना चाहते हैं। आपने जैसे कि कहा है कि अभी बिहार में आपको नहीं लगता कि जब नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को लेकर, तो उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए था? नीतीश कुमार जी पहले व्यक्ति थे जो हर जगह जाकर सबको इकट्ठा कर रहे थे। देखिए कुणाल जी, 77 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं,
चुनाव के बाद पार्टी का निर्माण हुआ था। इसलिए इस बार भी हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। हमारे जो डॉक्टर आपके माननीय जॉर्ज फर्नांडीज रहे हों और हमारे डॉक्टर लोहिया रहे हों, तो ये हमेशा लोकतंत्र में विश्वास। बिल्कुल, अब देखना बेहद खास होगा कि जो इंसाफ की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में INDIA अलायंस में कितना लोकतंत्र बचा हुआ है। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आलोक जी से मेरा सीधा एक सवाल होगा कि रोज नई चीजें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं, वो कांग्रेस की पिच को और कितना मजबूत कर रही हैं 2024 के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहें ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार इंडिया बनाम एनडीए के बीच जो खींचतान चल रही है, जिस तरह से चुनावी 2024 को लेकर बिसात बिछाई जा रही है, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अश्विनी शाही जी, बीजेपी के लिए किसी तरह की कोई चुनौती है भारत न्याय यात्रा? बीजेपी क्या इसे चुनौती के रूप में देख रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, मसलन चाहे कर्नाटक हो जाए, चाहे हिमाचल हो जाए, चाहे हम तेलंगाना देख ले, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। और अब मणिपुर से जो मुंबई तक का सफर तय किया जा रहा है, यह क्या चुनौती बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? कुणाल जी, देखिए, यात्रा तो मध्य प्रदेश भी गई थी, यात्रा तो हमको लग रहा है कि जो है उधर उत्तराखंड भी गई थी, और जहां उत्तर प्रदेश से भी होके गुजरी थी। भारतीय जनता पार्टी को कोई वो भी कांग्रेस से डर होने का कोई सवाल नहीं उठता। जनता जिसके खिलाफ हो उससे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा चलेगी अभी, ये जो न्याय यात्रा जो नहीं दे पाए देश को वो लोग अपने शासनकाल में, उस यात्रा के रास्ते में जितने भी जिले पड़ेंगे, महाराष्ट्र, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, उनके पास 14 सीट है, बस मात्र 14 सीट। अब सोच लीजिए कि उस 14 में, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन तो बीजेपी पर यह भी लग रहा है कि बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने तमाम कांग्रेस के सांसदों को इस शीतकालीन सत्र में बोलने का मौका नहीं दिया, लिहाजा उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म बचा, वो था जमीन पर। इस यात्रा के माध्यम से वो लोगों से सीधा संपर्क करेंगे और बताएंगे कि संसद में क्या कुछ होता रहा, क्यों एक ही सत्र में, एक ही शीतकालीन सत्र में 140 से ज्यादा जो सांसद थे लोकसभा से राज्यसभा तक सस्पेंड कर दिए गए, जो अब तक का इतिहास बना। जब आप वहां पर आम जनता के मुद्दे नहीं उठाने देंगे तो वो आम जनता के बीच जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। नहीं कुणाल जी, एकदम ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग जाएं, लेकिन उसी जनता के प्रति ये जो है अब ये अविश्वास का भी एक पुट है कि 18 से 25 लाख जनता ने उनको जिताकर भेजा और सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको भी निलंबित कर दिया जाए। जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। आईपीसी सीआरपीसी के बदलाव के बिल पेश किए गए, जिससे एक आम नागरिक प्रभावित होगा, हम और आप सभी लोग प्रभावित होंगे, उनके क्षेत्र की जनता भी प्रभावित होगी। उस चर्चा में भाग न लेना, अनुशासनहीनता करना, जबकि तय हुआ था सर्वदलीय बैठक में कि कहीं भी कोई काला कपड़ा नहीं पहनेगा, तख्ती नहीं वो करेगा, अपने आप सस्पेंड मान लिया जाएगा। ये सब के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी अनुशासनहीनता हुई है तो उस 18 से 25 लाख लोगों ने इस बार तय किया है कि भगाएंगे। भारत के जो है लोग, बेवकूफ लोग जब समझते हैं कांग्रेस वाले, वो है नहीं, इतने तेज है कि एक आधार जो अभी गिनवा रहे थे राहुल जी ना, कि भारत के संविधान ने आपको एक वोट नहीं बोल पाए, वो एक वोट दिया है, कहा कि एक वोट का अधिकार नहीं बोल पाए, एक वोट दिया है, तो एक वोट का ही वही अधिकार है जो कांग्रेस को 2 बार से 14 और 19 में लोकसभा में विपक्ष का नेता लायक नहीं छोड़ा है। वो भी हमारी मर्जी पर कहे जाते हैं, चाहे खड़गे साहब हो और चाहे जो है अधीर रंजन चौधरी जी हो, ये लोग मर्जी पर कहे जाते हैं। तो इस स्थिति में लाकर जनता ने इनको खड़ा कर दिया है और 14 सीट से आगे बढ़ जाए। अपने लोगों को जब जनता के सवालों को लेकर वहां नहीं जाएंगे, नुमाइंदगी करते हैं, उनके सवालों को नहीं रखेंगे, हमको भी सस्पेंड निलंबित कर दिया जाए, हमको भी निलंबित कर दिया जाए, ये कहने गए हैं आप। जनता ने आपको भेजा है कि हमारी जो है मूलभूत सुविधाएं, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आप वहां पर हमारी आवाज बनकर उठाएंगे, और आप कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया जाए और बाहर संवैधानिक चीजों को। कुंवर सिंह जी, सीधा सा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ना अपने में सीरियस है, ना आम जनता के मुद्दों को लेकर सीरियस है। यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर भी आम जनता की आप आवाज नहीं ढंग से उठा पाते। जंतर मंतर पर हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सब गायब रहा। चिंतन मंथन तो हो गया, लेकिन परिवर्तन सर कब हो पाएगा?
चिंतन की बहुत बात करते हैं, मंथन की भी आप बात कर देते हैं, लेकिन वो परिवर्तन ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आता जो वोट बैंक में तब्दील हो जाए। सर देखिए, वोट बैंक की अगर बात रहेगी तो यदि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वो एक तरफा जीती है तो उनका ऐसा मानना गलत है। मध्य प्रदेश की 40% आबादी भाजपा के खिलाफ थी। राजस्थान की लगभग आधी आबादी 2%, भले कांग्रेस को कम वोट मिले लेकिन वो वहां पर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी रहा। और यह बात अगर करते हैं कि इनको वोट के आधार पर, तो हम बताना चाहेंगे 5 राज्यों की यदि आप वोट पूरी गिनती करेंगे तो 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को। अरे सर, वो 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, अल्टीमेटली जो सत्ता पर बैठेगा वही तो प्रदेश पर शासन करेगा, वही तो अच्छी नीतियां बनाएगा। मगर अगर आप ये सोचकर आप खुश हो जाएं कि इस बार के चुनाव में हमें 2 लाख 3 लाख 10 लाख वोट ज्यादा मिले, तो वो सर अल्टीमेटली कोई रिजल्ट कॉन्क्रीट नहीं हो जाता है ना। मेन फोकस तो आपका चुनाव जीतना था। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि 2024 का चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस हार जाए फिर आप ये स्टेटमेंट देंगे कि देखिए हमने फिर 20 लाख ज्यादा वोट हासिल कर लिए। ऐसे करते तो फिर सर सदियां निकल जाएंगी। कुणाल जी, एक लाइन में क्षमा के साथ रोक के बोलना चाहूंगा कि अभी 19 का चुनाव हुआ था, हम 200 सीट पूरे हिंदुस्तान में जीते थे, वो 3 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे। लेकिन वो कहने वाली बात नहीं है। हम 0.09% से हिमाचल हारे, लेकिन हम हारे ना, हार को स्वीकार किया हमने। और 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हिंदी भाषी, जहां पर हम जीते 50 लाख वोट हम ज्यादा पाए। ये तेलंगाना और मणिपुर मिजोरम सब जोड़ ले रहे हैं तो कह रहे हैं 10 लाख हम ज्यादा पाए। अरे भाई, 3 राज्य में आप हार गए, 50 लाख वोट से पीछे रहे आप 3 राज्यों में, इसको भी तो करिए भाई मेरे। ठीक है कुंवर जी, सीधा आपका आरोप लग रहा है। चुनाव हारे थे, आपको पता है कि नहीं? इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हार का स्वाद चखा है। तो यह लोकतंत्र में यह नहीं है कि भाई कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर थी। अब जिन चीजों के आधार पर भी लोकतंत्र की बात हो रही थी कि अभी अश्विनी साहब लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहे थे, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इनकी पार्टी का एक सांसद बहन बेटियों के साथ बलात्कार का आरोपी बनता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इनका एक सांसद संसद में खड़े होकर मोदी जी की नाक के नीचे खड़े होकर एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण करता है, जिनको मैं आपके सम्मानित टीवी चैनल पर बोल नहीं सकता हूं। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इंडिया अलायंस का एक घटक दल का सांसद उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाता है, मिमिक्री करता है और वो कहता है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। मिमिक्री मेरी एक आर्ट है और मैं एक नहीं 1000 बार करूंगा, मुझे आपको जो सजा देनी है दे दीजिए। तो ये भी तो लोकतंत्र ही हो गया ना। फिर आप लोकतंत्र के नाम पर आप सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्तियों का मखौल उड़ाएंगे तो और आपको आम जनता फिर वोट कैसे दे देगी? सर यू हैव टू बी लिटिल सीरियस ना। बड़ी आपने कितनी अच्छी बात कह दी, इससे ज्यादा सुंदर बात तो हो ही नहीं सकती। यह तो बहस का मुद्दा है। इस देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर विपक्ष के एक सम्मानित नेता की मिमिक्री करता है, क्या यह उसका अपमान नहीं हुआ? क्या देश की जनता का अपमान नहीं हुआ? क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं माना जाएगा? अगर यह मिमिक्री हो अश्विनी जी सीधा कह रहे हैं कुंवर जी कि जो कुछ आलोक बनर्जी कर रहे थे, उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे, वो सीखा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से है। जो आप आंखों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था उसी को सीखा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो मीरा कुमार जी के ऊपर उनका किसी तरह से मजाक उड़ाया जाता था, उनके ऊपर टीवी शो बनाए जाते थे, उनकी मिमिक्री की जाती थी, मिमिक्री आर्टिस्ट आकर टीवी पे बोलते थे। हमने तो कभी नहीं कहा साहब कि उनकी बिरादरी का अपमान हो गया या वो दलित जाति से थी या इसको अपमान माना जाए या ये लोकतंत्र का अपमान है। यह लोकतंत्र में विरोध का तरीका है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन गाली देकर विरोध करना, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ बोलना, अडानी के ऊपर सवाल पूछने पर, ठीक है सर, ये मुद्दे वाजिब है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि भारत न्याय यात्रा कितनी और कैसे रणनीति के हिसाब से, मैं सर लौटूंगा ना आपके पास, फिर वही बात रिपीट हो जाएगी, फिर समय बहुत कम है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कुंवर जी कि भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से किस तरह से अलग मानी जाए, क्योंकि अलग होगी तभी तो आप फिर उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे। ऐसे तो आप फिर हर महीने हर साल फिर चक्कर लगाते रहेंगे भारत का, हिंदुस्तान से कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, लेकिन वो वोटों में भी तब्दील होना चाहिए ना सर। आम जनता के दिल पर कांग्रेस पार्टी राज करेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज करते करते आपको देश पर भी राज करना है।
या प्रधान सेवक तो आपकी पार्टी के नेता को भी बनना है ना, ख्वाब तो वहां पर भी है। कुणाल जी, एक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा को किसी भी रूप में आप अलग मत मानिए। हमारे जो मुद्दे थे वही मुद्दे रहेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, किसान, युवा, किसान, महिलाएं, उनका सम्मान, यह इन मुद्दों पर भारत जोड़ो यात्रा थी और इन्हीं मुद्दों पर भारत न्याय यात्रा। ठीक है, चलिए अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी को आम जनता के बीच वोटों के माध्यम से कितना न्याय दिला पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें JK 24/7 न्यूज।